हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस चैनल पे हम सॉलिड वेस्ट के बारे में और आगे देखेंगे। इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। आप हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बीपीएससी स्पेशल प्लेलिस्ट में आपको सभी कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से सारी चीज़ों की पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे अगर देखोगे तो बीपीएससी, सीडीपीओ और इस तरह के जो भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं। जैसे अगर आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगर वो आप कर लेते हो तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा ज्योग्राफी और जनरल साइंस के ऑलमोस्ट 40 के आसपास आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएंगे। तो ये सभी चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हो हमारे चैनल पे। अभी हम देख रहे हैं क्योंकि सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की एक नई पोस्ट आई है और इसका पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो हम इसके सारे सिलेबस को अपने चैनल पे पढ़ाएंगे। सभी को पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सीरीज में। आज हमारी तीसरी क्लास है और आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ देखा था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ से इवॉल्व हुआ है, लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पब्लिक हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, और आज हम देखेंगे इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये है क्या। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट can be defined as the selection and application of suitable techniques, technology and management program to achieve specific waste management objective and goal। अब इसको थोड़ा समझ लो। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बेसिकली एप्लीकेशन करना होता है किस चीज़ का, तो सुटेबल टेक्निक्स का फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सुटेबल टेक्निक्स को सेलेक्ट करना और उनको अप्लाई करना ही बेसिकली कहलाता है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और ये सारे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से नए टेक्निक्स हैं या टेक्नोलॉजी है जिनका इस्तेमाल करके हम सॉलिड वेस्ट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह की चीज़ें अपनाई जाती हैं, कौन से टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की इन यूएसए में किस तरह का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पैटर्न अपनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन का मतलब है कि सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसके जनरेशन को कम करना। ठीक है, सोर्स एट द पॉइंट ऑफ या एट द साइट ऑफ वेस्ट जनरेशन। वेस्ट जनरेशन के साइट पे ही अगर हम सोर्सेस को रिड्यूस कर देते हैं तो पहला पॉइंट हो गया सोर्स रिडक्शन। दूसरा पॉइंट है रिसाइकलिंग। जितना भी यूजफुल सब्सटेंस है या वैसे सब्सटेंस जिनका हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, तो सेकेंड पॉइंट हो गया रिसाइकलिंग। उसके बाद है वेस्ट कंबसन। वेस्ट कंबसन आप जानते हो, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर्स हो गया, इन सभी को जलाकर उनकी अमाउंट को कम कर देना वेस्ट कंबसन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है लैंड फिलिंग। तो लैंड फिलिंग वैसे उन सब्सटेंस की जाती है जिनको हम जला नहीं सकते हैं या जो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, तो वैसे सब्सटेंस का हम लैंड फिलिंग करते हैं। तो ये 1 2 3 4 करके प्रोसेस है हायरार्की में। हायरार्की मतलब सबसे टॉप पे है सोर्स रिडक्शन, मतलब पहले तो हम इसके सोर्स को ही रिड्यूस कर दें ताकि कम वेस्ट जनरेट हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है रिसाइकलिंग, थर्ड है वेस्ट कंबसन और सबसे लास्ट है लैंड फिलिंग। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये यूज किया जाता है बेसिकली यूएसए में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत। अब यहाँ पे जो हमने लिया है वो क्या है, तो यहाँ भी सेम चीज़ें हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की।
यूएसए में क्या इस्तेमाल होता है वो हमने देख लिया। अब है कि यहाँ क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो पहला तो हो गया सोर्स रिडक्शन, यहाँ पे भी सोर्स रिडक्शन है। सेकेंड पॉइंट रिसाइकलिंग, और थर्ड है वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, कंबसन की जगह ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आप जानते हो कंबसन की वजह से बहुत सारी जहरीली गैसें निकलेंगी जो कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती हैं। तो उस पॉल्यूशन से बचाने के लिए हम वेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उनका हम इस्तेमाल कर लें एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। वेस्ट से एनर्जी क्रिएट करना या फिर वेस्ट से यूजफुल सब्सटेंस बनाना। जैसे आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि जो प्लास्टिक वेस्ट हैं, उनका बेंगलोर में एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से, जो भी वेस्ट प्लास्टिक्स के थे उन सभी से उन्होंने बिटुमिन मिला के उसमें, और ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स रोड्स तैयार कर दिए हैं। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में आप क्वेश्चन आ जाए या पूछा जाए कि बेंगलुरु में, क्योंकि इंडिया की बात है, बेंगलोर में ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है, मतलब रोड है, उसको बनाया गया है वेस्ट के, मतलब वेस्ट प्लास्टिक के यूज से, ठीक है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। चलो ठीक है। और लास्ट हो गया लैंड फिलिंग। इससे क्या होगा, तो वेस्ट का जनरेशन तो होगा लेकिन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। अब एक एक करके हम सभी को डिफाइन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसका हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला है सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन में क्या हो सकता है, क्योंकि ये हाईएस्ट रैंक है, ये भी याद रखिएगा, और क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दे कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हाईएस्ट रैंक पे कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो हाईएस्ट रैंक पे क्या है, सोर्स रिडक्शन, हर जगह, ठीक है। हाईएस्ट रैंक एट इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की में सबसे टॉप पे है सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी एंड द वेस्ट दैट आर नाउ जनरेटेड। सिंपली बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो उन टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाने का, या सिंपली कह लो कि उनकी टॉक्सिसिटी को कम करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स रिडक्शन में यही किया जाता है कि वेस्ट के अमाउंट को कम कर दिया जाए जो जनरेट हो रहा है, और सेकेंड हो जाएगा उनकी टॉक्सिसिटी को कम कर दिया जाए, ठीक है। अब सोर्स रिडक्शन से किस किस चीज़ को अचीव किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोर्स रिडक्शन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस, क्या क्या रिड्यूस कर सकते हैं सोर्स रिडक्शन से, द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट। अगर हम जहाँ पे मान लो अगर किसी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जाती है, तो उस रॉ मटेरियल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लो, रिसाइकल कर लो, रीयूज़ कर लो कि जो हमारे पास वेस्ट जनरेट हो वो काफ़ी मिनिमम हो। इसी को हम कहते हैं सोर्स रिडक्शन, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ वेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इट हैंडलिंग, अब इन काफ़ी ज़्यादा अगर वेस्ट जनरेट होता है तो उसके हैंडलिंग में काफ़ी ज़्यादा खर्च आएगा, तो हम उस कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, क्योंकि हम टॉक्सिसिटी कम कर ले रहे हैं, इसके अलावा हम कंबसन नहीं कर रहे हैं, वेस्ट कम जनरेट होगा, तो इन्वायरमेंट जो है वो हमारा कम पॉल्यूट होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो गया क्या, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अब देख लो वेस्ट रिडक्शन कैसे कैसे किया जाता है। पहला हो गया थ्रू द डिजाइन, सेकेंड हो गया मैन्युफैक्चर, और थर्ड पॉइंट हो गया पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विथ मिनिमम टॉक्सिक कंटेंट, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल और लॉन्गर यूजफुल लाइफ। थ्रू द डिजाइन हम ऐसा तैयार करें जिसमें कम से कम सॉलिड वेस्ट जनरेट हो। मैन्युफैक्चरिंग में हम सारे चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे सॉलिड वेस्ट कम जनरेट हो, सिंपल सी बात है। और थर्ड पॉइंट है, जैसे आप जानते हो कि बेसिकली जो फूड मटेरियल होते हैं उनकी पैकेजिंग में, सिंपल एग्जांपल समझ लो, चिप्स आप सभी लोग खाते हो, लेज चिप्स या कुरकुरे, सभी को पता है। तो
उसका पैकेट देखते हो, पैकेट काफ़ी बड़ा होता है लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल भरते हैं हम वो काफ़ी कम होता है। एयर फिल किया हुआ रहता है, वो एयर इसलिए फिल किया होता है ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो और काफ़ी लंबे समय तक रहे, ये रीज़न है। लेकिन क्या होता है, पैकेजिंग में ज़्यादा मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो जब इन्वायरमेंट में आता है तो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। उसकी जगह अगर हम छोटा पैकेट इस्तेमाल करें तो कम पॉल्यूशन जनरेट होगा। ठीक है, तो पहला तो हो गया। और फिर सेकंड पॉइंट ये है कि हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें पैकेजिंग में जिसमें टॉक्सिसिटी कम हो। टॉक्सिसिटी कम होगी तो इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और वॉल्यूम भी हो, मतलब जो काफ़ी लंबे समय तक चले, ऐसा लॉन्गर यूजफुल लाइफ हो उसका, मतलब काफ़ी लंबे समय तक चले, ऐसे पैकेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट थे, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और पैकेजिंग। ये 3 पॉइंट याद रखना है आपको। वेस्ट रिडक्शन कैसे कैसे हो सकता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं जैसे कि हाउस होल्ड, कमर्शियल फैसिलिटी और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। घर में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, उसको इस तरह से इस्तेमाल करें या इतना कम फेंकें कि जिससे कम से कम वेस्ट जनरेट हो। कमर्शियल फैसिलिटी, कमर्शियल जो भी चीज़ें हैं, कमर्शियल इंडस्ट्री हो गई या कोई ऑफिस हो गया, किसी भी तरह का ऑफिशियल जो भी वर्क होता है, उन सभी में कम से कम वेस्ट जनरेट करने की कोशिश करें। इंडस्ट्रियल में आपको पता ही है सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। उन रॉ मटेरियल के से लेकर जो यूजफुल प्रोडक्ट बनाने तक बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और उन सारे स्टेप्स में वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे स्टेप्स का इस्तेमाल करें जिसमें कम से कम वेस्ट जनरेट हो, या फिर इन स्टेप्स में जो वेस्ट जनरेट हो रहे हैं उनका फिर से इस्तेमाल कर लिया जाए। ठीक है, इन सभी तरीकों को खोजने की ज़रूरत है और इन सभी तरीकों से ही वेस्ट के जनरेशन को कम किया जा सकता है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट था, क्या है, रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग में देख लेते हैं क्या है। ये देखो, ये सेकंड हाईएस्ट रैंक है। अब ये भी याद रखना है, फर्स्ट हाईएस्ट रैंक क्या था, सोर्स रिडक्शन। सेकंड हाईएस्ट रैंक है रिसाइकलिंग का। ओके, इन द हायरार्की इन रिसाइकलिंग विच इन्वॉल्व्स सेपरेटिंग एंड कलेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल। अलग अलग सेपरेट करना, जैसे अब तो सोर्स पे ही इनको अलग कर दिया जाता है। जैसे सोर्स पे क्या अलग करने का क्या मतलब हो गया, जैसे सूखे कचरे को एक जगह, गीले कचरे को एक जगह, इस तरह से चीज़ों को हम रखते हैं तो वहीं पे हम उसको सेपरेट कर लें। सेपरेट मतलब वैसी चीज़ें जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें अलग कर लें और उन्हें कलेक्ट करना, अलग अलग जगह से कलेक्ट करके लाना। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है द प्रिपरेशन ऑफ दीज मटेरियल्स फॉर रीयूज। इन्हें रीयूज के लिए तैयार करना, रीप्रोसेसिंग करना और रीमैन्युफैक्चर करना, इन सभी चीज़ों का। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो गई, बेसिकली 3R इस्तेमाल होता है, ये याद रखना। क्या, रीयूज, रीप्रोसेसिंग एंड रीमैन्युफैक्चर। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब भी कभी वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ोगे तो उसमें एक 3R रूल है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये बेसिकली क्या है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, इसे कहते हैं 3R रूल। और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है कि 3R रूल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। वहीं अगर इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 3R रूल हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रीयूज, रीप्रोसेसिंग एंड रीमैन्युफैक्चर। इतना क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रीयूज, रीप्रोसेसिंग एंड रीमैन्युफैक्चर ऑफ दीज मटेरियल्स, तो ये सारे प्रोसेस हो गए रिसाइकलिंग के। सिंपली रिसाइकल आप समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। जो भी चीज़ जिसका हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको ठीक करके, तो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं उसे फेंकने के बजाय। थर्ड पॉइंट, थर्ड रैंक किसका है, वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का। फटाफट से सभी लोग कमेंट करो, यूएसए का थर्ड पॉइंट क्या था। यूएसए में थर्ड पॉइंट पे, थर्ड रैंक पे क्या था, फटाफट सभी लोग कमेंट करके बता दो। वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड रैंक है। द थर्ड रैंक इन द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की
इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल अल्टरेशन ऑफ वेस्ट। अब आपको ये याद रखना है कि जो थर्ड वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अंदर कौन कौन से टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये तीनों प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रांसफॉर्म दी वेस्ट मटेरियल। देखो अब ये सारे तीनों जो प्रोसेस हैं ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इफिशियंसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंड हो गया रिकवर, रीयूजेबल एंड रिसाइक्लेबल मटेरियल्स। थर्ड पॉइंट है रिकवर कन्वर्जन प्रोडक्ट्स या कंपोस्ट तैयार करने में, बेसिकली टू कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन, कचरे से एनर्जी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, उनका रीयूज़ कर लेना, जिससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम कचरे का निस्तारण कर पाएंगे और कम से कम वेस्ट जनरेट होगा। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट जो है वो क्या करता है, तो रिड्यूस करता है लैंडफिल कैपेसिटी को। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कचरा हो, उसमें से चीज़ों को हम छांट के अलग नहीं करें, उन्हें हम रिसाइकल नहीं करें, रीयूज नहीं करें, तो बहुत ज़्यादा जगह हमें चाहिए, बहुत लैंड एरिया हमें ज़्यादा चाहिए उन सभी कचरों को भरने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, लैंडफिल कैपेसिटी को कम करता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। कम एरिया में भी हम काफ़ी ज़्यादा कचरे को लैंडफिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कंबसन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यूएसए में क्या इस्तेमाल होता है, कंबसन। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो लैंड फिलिंग जो है वो किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट था लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग यूज्ड फॉर वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्या लैंड फिलिंग किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे वेस्ट के लिए जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, उन सभी को ले जाके हम किसी खाली एरिया में भर देते हैं। द रेसिडुअल मैटर रिमेनिंग आफ्टर सेपरेटेड एंड रिकवरी फैसिलिटी, जब हम उसे सेपरेट कर लें, रिकवर कर लें और उसके बाद जो बच जाता है सब्सटेंस, उनको रखने के लिए। तो एक तो हो गया कि जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, और दूसरा जिसमें से हम रिसाइकल कर तो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद जो सब्सटेंस बच गया है, रिसाइकल करने के बावजूद उसमें से जो कचरा बच गया है, उन सभी को हम लैंड फिलिंग के लिए ले जाते हैं। थर्ड है द रेसिडुअल मैटर रिमेनिंग आफ्टर द रिकवरी ऑफ कन्वर्जन प्रोडक्ट्स और एनर्जी। ये भी वही बात है, मान लो अगर कंपोस्टिंग से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जो रह जाती है, तो उनका भी हम लैंड फिलिंग करते हैं। लैंड फिलिंग क्या है, तो लोएस्ट है, हाईएस्ट रैंक और लोएस्ट रैंक दोनों आपको याद रखना है। हाईएस्ट रैंक क्या था, सोर्स रिडक्शन, लोएस्ट रैंक क्या हो जाएगा, लैंड फिलिंग। ठीक है, और सेकंड थर्ड आपको ज़रूर याद रखना है, रिसाइकलिंग और कंबसन या ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चार प्रोसेस हैं जिनके बारे में जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हायरार्की में आते हैं। सबसे पहले सोर्स रिडक्शन, फिर हो जाएगा रिसाइकलिंग, थर्ड हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, एंड फोर्थ और सबसे लास्ट लैंड फिलिंग। क्लियर है इतना सभी को? आई होप कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए। ओके, क्योंकि ये सबसे कम डिजायरेबल मीन्स ऑफ डीलिंग विद सो साइट वेस्ट है, मतलब कचरे को उठाया और ले जाके किसी खाली जगह पे भर दिया, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और इसीलिए इसको सबसे लोएस्ट रैंक पे रखा गया है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या प्लानिंग हमें करनी होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एन integrated solid waste management plan is essentially local activity that involves selection of proper mix of alternative and technology to meet
चैलेंजिंग लोकल वेस्ट मैनेजमेंट नीड वाइल मीटिंग लेजिस्लेटिव मैंडेटेड कहने का मतलब है कि हम प्लानिंग नहीं बना सकते हैं खुद से, इसके लिए लेजिस्लेशन है हमारा, जो लोकल बॉडीज़ हैं या फिर जो अर्बन बॉडीज़ हैं वो तैयार करते हैं इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट नीड, कि क्या क्या मैनेजमेंट नीड इसके लिए है, कौन कौन सी चीज़ें हमें तैयार करनी है, फंडिंग कहाँ से आएगी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और भी सारी चीज़ें। तो प्लानिंग कर इसके लिए तैयार की जाती है कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे, उन टेक्नोलॉजीज़ में कितने खर्च आएंगे, किस एरिया के लिए कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, या कितना मैन पावर लगेगा, इन सभी की प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। अब देख लो, पहला इसमें पॉइंट था क्या, प्रॉपर मिक्स ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मिक्सिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रॉपर मिक्स ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड टेक्नोलॉजी, इसका कहने का क्या मतलब है कि जो भी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोर्स रिडक्शन हो गया या रिसाइकलिंग करना है, तो रिसाइकलिंग के लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और उसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका प्रॉपर एक प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। A wide variety of alternative programs and technologies are now variable for the solid waste management। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, What is the proper mix between the amount of waste separated for reuse and recycle? इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, The amount of waste that is composted, the amount of waste that is combusted, the amount of waste that to be disposed of in landfills। सेकेंड क्वेश्चन है, what technology should be used for collecting waste separated at the source for separating waste component and material recovery facility। या थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं, what is the proper timing for application of various technology in an integrated solid waste management system and how should decisions be made। तीन क्वेश्चंस हैं, इसको हम एक एक करके समझते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं, चलो पहले क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉपर मिक्स बिटवीन, क्या कौन कौन सी मिक्सिंग अब कर सकते हैं, जैसे वेस्ट को सेपरेट करना है, रीयूज़ करना है और रिसाइकल करना है, ठीक है। तो इसमें से हम सेपरेट करना, ठीक है, एक ही साथ हम कचरे को सेपरेट करते जाएं और उसको रिसाइकल करते जाएं, ठीक है, और रिसाइकल होने के बाद उसको इस्तेमाल में ले आएँ, तो यहाँ पे हम मिक्स कर सकते हैं वेस्ट सेपरेशन और रिसाइकलिंग को एक साथ, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट इज कंपोस्टेड, जितना भी कंपोस्टिंग के लिए अमाउंट जाता है, कंपोस्ट आप समझ रहे हो एनर्जी प्रोडक्शन, कंपोस्टिंग मीन्स सिंपली समझो एनर्जी प्रोडक्शन, तो उसके लिए मिक्सिंग ज़रूरी है। काफ़ी अलग अलग टाइप के सब्सटेंस का हम मिक्सिंग करते हैं और उनसे भी फिर कचरा निकलता है और फिर उन्हें हम अलग जगह पे लैंड फिलिंग करते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें आप समझ रहे हो, कितना हमें कंबसन के लिए ले जाना है, कितना लैंड फिलिंग के लिए ले जाना है, इन सभी का एक प्रॉपर मिक्स होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलो आगे है, बिकॉज ऑफ द वाइड रेंज ऑफ पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ solid waste management system, the selection of the proper mix of alternatives and technology for effective management of waste has become difficult if not possible task। मतलब सही तरीके से अगर ना किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम किस किस चीज़ पे डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन availability of reliable data on the characteristic of the waste stream। reliable data मतलब ये है कि मान लो कोई एरिया हो गया, मान लो आप अपने टाउन की बात कर रहे हो या अपने गांव की बात कर रहे हो, कहीं भी बेसिकली अर्बन एरिया में ही इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपनाया जाता है।
और वैसे भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या किसी भी तरह का वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस अर्बन एरिया में ही आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपका जो जॉब होगा वो भी अर्बन एरिया में ही होगा। तो रिलायबल डाटा हमें चाहिए कि एवरी डे कितना वेस्ट यहाँ जनरेट होता है, तभी जाके हम उसका इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट कर सकते हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। मान लो वहाँ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, तब तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट लगाना, फंडिंग करना, पैसे इन्वेस्ट करना समझ में आता है। लेकिन अगर वहाँ पे बहुत कम कचरे का जनरेशन हो रहा है तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाना अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए। बेसिकली परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन फॉर अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, किस किस तरह के टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस, तो ये भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि कौन से टेक्नोलॉजी को किस एरिया में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। एडिक्वेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर हमारा 5 लाख पर ईयर खर्च हो रहा है कचरे के लिए, तो अगले साल में कितना हो सकता है, ठीक है, या अगले 3 सालों में कितना खर्च हो सकता है वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है इफ़ेक्टिव इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। पहला तो ये कि किसी एरिया में कितना कचरा जनरेट हो रहा है, किस तरह का कचरा जनरेट हो रहा है, उनका कोई हम अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा उन पार्टिकुलर एरिया में, टॉक्सिसिटी कितनी है उनकी, या कितना खर्च आने वाला है। ये सभी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू डेवलप इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन राइज हो सकता है कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट है। तो पहला तो ये हो गया टेक्नोलॉजी, सेकंड हो गया कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, थर्ड पहला तो हो जाएगा कि कचरा कितना बन रहा है, रिलायबल डाटा वेस्ट स्ट्रीम का। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी और कॉस्ट जनरेशन, फिर उनका जो कचरे जनरेट हो रहे हैं उनकी कितनी टॉक्सिसिटी है उनकी, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। चलो अब आगे देख लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग फ्यूचर चेंजेस। फ्यूचर चेंजेस में अगर मतलब फ्यूचर में जो चेंजेस आने वाली हैं उनके लिए क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मान लो हमने कोई रिजिड प्लान बना लिया कि डेली 5 kg जो कचरा जनरेट हो रहा है उसका हम इस तरह से रिसाइकल, रीयूज, कंबसन सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में अंदाज़ा लगाना भी और उसके लिए तैयार रहना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो अगले 2 सालों में ये बढ़ के 15 kg हो जाता है, तब हम क्या करेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, तो ये है चेंजेस इन द क्वांटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ वेस्ट स्ट्रीम। वेस्ट स्ट्रीम कहने का मतलब है कि जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है उसमें क्वांटिटीज़ और कंपोजिशन दोनों में चेंजेस आ सकते हैं, इसको भी कंसीडर करना ज़रूरी है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन एंड मार्केट फॉर रिसाइक्लेबल मटेरियल, रिसाइक्लेबल मटेरियल के लिए मार्केट अवेलेबल होना ज़रूरी है। मान लो हमने कचरे में से जितनी भी चीज़ें थी उन सभी को रिसाइकल कर लिया है, लेकिन वो कहीं पे इस्तेमाल ही ना हो, तो रिसाइकल करने का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा खर्च लगेगा और फिर उसका बेनिफिट ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी ज़रूरी है कि उसका मार्केट जो है उसमें चेंज आए। नेक्स्ट है रैपिड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मान लो पहले के टाइम पे काफ़ी कम टेक्नोलॉजी थे, जनरली लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे कचरे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, तो आज हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आज ट्रैक्टर्स, ट्रेलर्स इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मान लो हम कोई चीज़ रिसाइकल कर रहे हैं तो उसको और बेटर तरीके से हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, कितना ज़्यादा रिसाइकल कर सकते हैं, या कितना कम वेस्ट जनरेट करें, ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी के टाइम पे क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट बढ़ रही है तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। सारी चीज़ें मैं आपको जो सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। सिलेबस देखते हुए चलना, अपने पास रखो सिलेबस और टिक करते हुए चलो कि हाँ ये चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। सब कुछ देखोगे तो सिलेबस में मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग एक्टिविटी। ऑन गोइंग एक्टिविटी कहने का मतलब है कि जैसा हमारा एरिया होगा, जैसा सिस्टम होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हुए चलेंगे। तो चलो आज एक और टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। वो क्या था? इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि और भी बुक्स और भी जो कंटेंट मुझे मिल जाएगा वो सभी मैं आपको एक एक करके देती चलूँगी, और जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक हम सारे सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो डेली आप आइए हमारे चैनल पे और वीडियोस को देखिए। इसके अलावा साइंस भी हम पढ़ेंगे, और वो सारे करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक जो फर्स्ट पेपर में आएगा, फर्स्ट पेपर के लिए भी हम तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे ताकि वहाँ भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप जानते हो वो करंट अफेयर्स होगा। और उसमें भी करंट अफेयर्स में भी मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे गवर्नमेंट अभी कौन कौन सी स्कीम्स ला रही हैं सॉलिड किसी भी तरह के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, या अर्बन एरिया के लिए क्या क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन सब से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। तो वो सभी को हम आपके इस चैनल पे आपको लेकर आएंगे। टाइमिंग आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप कब पढ़ना चाहते हैं इन सब चीज़ों को। इसके अलावा साइंस की क्लासेस भी आएंगी बहुत जल्दी, जनरल साइंस की। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस समय वीडियो चाहिए, किस समय आपको पढ़ना है। लाइव क्लासेस भी आएंगी, तो लाइव ज़रूर जुड़िएगा और सारे वीडियोस को देखिए। जो भी स्टेट पीसीएस लेवल की एग्ज़ाम है उन सभी की तैयारी हम कराएंगे यहाँ पे, और आपकी बेटर तैयारी के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलो अगला टॉपिक देख लेते हैं, ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है द फैसिलिटी दैट कंपोज solid waste management system are often identified as solid waste management system unit। सिस्टम यूनिट्स हैं, कौन कौन से सिस्टम यूनिट्स हैं एक एक करके हम देखते चलेंगे। द प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट। पहला हो गया क्या? प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग। इसीलिए यहाँ पे इंजीनियरिंग के बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। ठीक है, तो प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, इसमें क्या क्या आता है? सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्निकल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। कौन कौन सी? सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्निकल फैक्टर्स। द कम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स फॉर्म्स ए सीरीज ऑफ इशूज़। सोशल इशूज़ भी हैं, पॉलिटिकल इशूज़ भी हैं, टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल फैक्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं। तो अगर इन सबको एक साथ मिलाओगे तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने तो पहले प्लानिंग कर ली कि ठीक है हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सोशल फैक्टर्स को आप देखोगे तो सफाई प्राइमरी लेवल पे ही स्टार्ट होती है। मान लो आप अपने घर की सफाई करते हो, अपने गली मोहल्ले की सफाई करते हो, तो उन वहाँ ज़रूरी है कि आप ध्यान दो कि आसपास के लोग भी आपसे इंस्पायर हों और साफ सफाई रखने में आपकी मदद करें। इसके अलावा पॉलिटिकल भी है, टेक्निकल फैक्टर्स भी हैं। तो ये सभी तीनों अगर एक साथ आप जोड़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं या बहुत सारे इशूज़ क्रिएट करते हैं। तो ये कौन कौन से इशूज़ हैं ये एक बार हम देख लेते हैं। मैनेजमेंट इशू पहला है, सेटिंग वर्केबल बट प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। सेटिंग तो सारा हम कर लेते हैं कि इस तरह से काम होगा, लेकिन क्या वो रेगुलेशन हो पाता है? रेगुलेटरी स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर पाते हैं? मान लो हमने कर दिया कि इस शहर की सफाई दिन में 2 बार होगी, तो क्या पॉसिबल हो पाता है कि दिन में 2 बार कचरे को आए कचरे वाले और लेकर जाएं?
ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया। सेकंड है इम्प्रूविंग साइंटिफिक मेथड फॉर इंटरप्रिटेशन डाटा। जनरली पहले आप जानते हो सब कुछ पेन पेपर के थ्रू होता था, ठीक है, लेकिन अब हम उसे साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। किस एरिया में कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे कितना खर्च हो सकता है, इन सभी के लिए ज़रूरी है कि साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया जाए, और इसके लिए नए और एक्सपीरियंस्ड लोगों को रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। The goal is to understand the effect of very small quantity of toxic component on the environment. The main goal जो है वो यही है कि हम समझ पाएँ कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, इन्वायरमेंट या सिंपली कह सकते हो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो इसको आइडेंटिफाई वही लोग कर पाएंगे जिन्हें नॉलेज हो इस चीज़ की कि कौन सी चीज़ टॉक्सिक है और कौन सी चीज़ टॉक्सिक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है आइडेंटिफिकेशन। जो अभी मैंने आपको बताया, हजार्डस एंड टॉक्सिक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग स्पेशल वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट। वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो हम तैयार करेंगे उसमें एक्सपर्ट लोगों को रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो समझ पाए कि हाँ ये जो ये सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या हजार्डस है, या इसको हमें किस जगह पे लैंडफिलिंग करनी है या किस तरह से उसका हमको निपटारा करना है। जैसे लोग तो सिंपली कचरे ले जाके फेंक देते हैं, लेकिन उन कचरों में कौन सा टॉक्सिक है और कौन सा टॉक्सिक नहीं है, सिंपली अगर इसकी पहचान नहीं की जाए तो मान लो हमने लैंड फिलिंग कर दी, तो वो अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है तो वो पहले तो ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करेगा। इसके अलावा अगर उसमें से धुआं निकलने लगे तो इन्वायरमेंट को, एयर को काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट कर देगा। और अगर वो केमिकल धुआं निकलता है, केमिकल स्मोक हुआ, तो उस केस में तो बहुत ज़्यादा लाइफ्स को खतरा हो सकता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक्सपीरियंस्ड पर्सन या सिंपली कह लो नॉलेजेबल पर्सनस को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा मैनेजमेंट यूनिट तैयार कर पाना, स्पेशल मैनेजमेंट यूनिट इसके लिए ज़रूरी है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है पेइंग फॉर इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स। इसको हम आगे भी देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। पेइंग भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग 2 दिन 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि वो 2 दिन काम किया उन्होंने और उसका पेमेंट उन्हें कंप्लीट चाहिए होता है, या पूरे मंथ तक हमें पेएबल लोग नहीं मिल रहे हैं, या उनका जो पेमेंट है वो हमें काफ़ी एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, या और भी इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिग्नेटिंग लैंड डिस्पोजल यूनिट एट और नियर लार्ज अर्बन सेंटर्स। डिस्पोजल यूनिट मतलब उसे उठा के ले जाने वाला यूनिट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाके लैंड फिलिंग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, या जो इस तरह का यूनिट है उसको डिज़ाइन कर पाना भी काफ़ी एक अपने आप में प्रॉब्लमेटिक टर्म है। The issues are identifying environmentally acceptable land areas for land disposal unit and then preserving land for the intended use. Intended use मान लो हमने किसी खाली एरिया को चूज किया, उसमें हमने बहुत सारे कचरे की फिलिंग की, लैंड फिलिंग की, उसके बाद उसका इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। मान लो ये जगह जो है ये अगर वेस्ट हो जाए कम्प्लीटली, इस पर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, तो ये फिर इस पे खेती तो पॉसिबल है नहीं कि एग्रीकल्चर हम इस पे कर लें। अगर इस पे हम प्लांटिंग करते हैं, प्लांट लगाते हैं, तो हो सकता है कि वो ग्रो ना करें। तो इस तरह का लैंड मतलब चूज करना अर्बन एरिया के पास, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर लैंड फिलिंग, तो ये भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखो, हु विल सेट ए स्टैंडर्ड फॉर इन्वायरमेंटली एक्सेप्टेबल। कोई भी ये सेट नहीं कर पाता है कि कौन सा कचरा इन्वायरमेंटली एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं है, या किस तरह का स्टैंडर्ड हम रखें अर्बन और रूरल एरियाज में, या साइंटिफिक बेसिस भी इस्तेमाल कर पाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, तो यहाँ पे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग मोर क्वालिफाइड मैनेजर्स। मोर क्वालिफाइड मैनेजर्स
कोई भी जो अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा हो, सिंपली वो कभी भी कचरे के मतलब इसको मेंटेन करने में अपने आप को नहीं लगाएगा। जो भी ज़्यादा पढ़ा लिखा, सिंपली समझ लो, कोई भी क्वालिफाइड पर्सन अपने आप को किसी अच्छे ऑफिस में देखना चाहता है या किसी अच्छी जगह देखना चाहता है, वो कभी भी कचरे के फील्ड में जाना नहीं चाहेगा। सिंपल सी बात है। तो क्वालिफाइड मैनेजर्स को रखना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी क्वालिफाइड या मोस्ट एजुकेटेड पर्सन्स इस काम को नहीं करना चाहते हैं। कचरा वो जनरेट तो ज़रूर करेंगे, फेंकेंगे भी कचरे को, लेकिन उसके लिए काम करना पसंद नहीं आता है किसी भी एजुकेटेड पर्सन को। तो क्वालिफाइड मैनेजर्स को रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है फ्यूचर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, इसको बैठ के कोई कैलकुलेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अगला है चेंजिंग कंजप्शन हैबिट इन सोसाइटी। जैसे आप जानते हो, पहले के टाइम पे कंजप्शन किस तरह का होता था, किस तरह की चीज़ें थी, पैकेज फूड मटेरियल नहीं हुआ करते थे, अभी के टाइम पे हैं। उस समय सब कुछ लोग घरों पे खुद ही बनाते थे और फिर उनको कंज्यूम करते थे। अभी सब कुछ हम मार्केट में बना बनाया मिलता है और हम उसे कंज्यूम करते हैं। तो कंजम्पशन हर चीज़ का बदल रहा है। ठीक है, पहले लोग कपड़े भी घर पे बना के पहनते थे, खादी या और भी जो चीज़ें थी, सभी ने पढ़ा है हिस्ट्री के बारे में, तो सब जानते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। चेंजिंग कंजम्पशन हैबिट इन सोसाइटी में कंजम्पशन हैबिट डेली बदलता रहता है, हर चीज़ का कंजम्पशन, क्योंकि हम ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करने लगे हैं अभी के टाइम पे। आप जानते हो हर एक के घर में टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर और भी इस तरह के चीज़ें हैं, और उनको जब हम कचरे में फेंकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगला है रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एट द सोर्स के पास ही वेस्ट के वॉल्यूम को रिड्यूस करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर कोई सिर्फ कचरे को फेंकना जानता है। कोई भी उस कचरे को या जो हमने वेस्ट जनरेट किया है सोर्स पे ही उसे हम नहीं चाहते हैं कि हम उसे रीयूज़ करें या उसको रिसाइकलिंग के लिए दे दें। बहुत कम ऐसा होता है। हमें ऐसा लगता है कि जो सब्सटेंस, जैसे जनरली जो मेटल्स होते हैं, उनको हम रख लेते हैं अपने घर में कि इसको हम कबाड़ी वाला, जो कबाड़ वाला आएगा उसे बेच देंगे तो उससे कुछ पैसे आ जाएंगे। तो उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वो कबाड़ वाले ले जाते हैं। लेकिन वो चीज़ें जो कबाड़ वाले नहीं ले जा सकते हैं, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो उसको हम एक बार से दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। कोई चीज़ हम थैले में लेकर आते हैं, फिर उसे हम तुरंत वहीं पे फेंक देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सोर्स पे ही वेस्ट के वॉल्यूम को कम करना। नेक्स्ट है मेकिंग लैंडफिल सेफर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। मान लो शॉर्ट टर्म के लिए कोई लैंडफिलिंग एरिया हम चूज कर रहे हैं, तो उसे सेफ करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि हम सारे कचरे को ले जाके वहाँ पे फेंकते जा रहे हैं और ये हम मेजर ही ना करें कि वहाँ पे टॉक्सिसिटी कितनी बढ़ सकती है या वो कितना सेफ़ है या अनसेफ है। मान लो अगर हम अर्बन एरिया में या किसी भी एरिया में बहुत नज़दीक लैंड फिलिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो भी गैसेस निकलेंगी या अदर जो भी सब्सटेंस वहाँ पे रिलीज होगा, वो हो सकता है कि वहाँ ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे। लेकिन हम इन सब चीज़ों को मेजर नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, सबको काम निपटाना होता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी तो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में डेवलप करना और उसे समझना ये भी एक तरह का चैलेंज है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थी जो हमने देखा कि वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियोस कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग।